औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ इको 401 इकनॉमिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है इको 401 की, जिसकी क्वेश्चन फाइल आज ही अपलोड हुई है। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 24 मई है। ठीक है, 24 मई इसकी लास्ट डेट है और 25 मई को भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि 25 मई इसका ग्रेस डे होगा। 10 नंबर की आप लोगों की असाइनमेंट है। तो इस वीडियो में जितनी भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे मैं उन तमाम क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा। तो अपनी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आ सके। तो चलते हैं जी मेन हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक केस दिया गया है, ठीक है, जो कि आपका मेन क्वेश्चन है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। केस क्या है उसको स्टडी करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे देखें, सपोज XYZ इज़ अ कॉफ़ी शॉप एंड लोकेटेड इन वन ऑफ द, कि XYZ नाम की कोई एक कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी की दुकान कह लें, ठीक है, दुकान है, जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे बच्चों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। लोग से मुराद के यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, अपने जो स्टडी मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं और काफ़ी टाइम मतलब कि चिट चैट वगैरह करते हैं और उसके बाद अपने क्लासेस में चले जाते हैं। शॉप की टाइमिंग आगे आपको बताएगी, जो कि 9 AM से 6 PM तक ओपन होती है। हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। उसके बाद द शॉप इज़ करंटली सेलिंग। अब आगे आपने मेन बात यहाँ से सुननी है कि जो तो ये कॉफ़ी की शॉप है ये 2000 कप रोज़ाना बेचती है। एक कप की कीमत 200 रुपये है, ठीक है। अब जो शॉप के ओनर हैं वो ये समझते हैं कि 200 रुपये जो है वो कम है एक कप के। अब हमें इसकी प्राइस फ़ी कप 250 मतलब कि 250 रुपये करने चाहिए। अब जो कॉफ़ी शॉप का डिमांड फंक्शन है वो क्या है, 6 QD इज इक्वल टू 6000 माइनस 20p, जिसका मतलब है कि जब भी प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो जो मतलब कि क्वांटिटी डिमांड होगी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड 20% या 20 यूनिट्स कम होगी, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को, इसी फंक्शन को आगे यूज़ करना है। और अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि पहली है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइसेस आर एस 250। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस फाइंड करनी है कि जब जो प्राइस थी वो 250 थी, जो कि ओल्ड प्राइस है। उसके बाद आपने टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है बोथ बिफोर एंड आफ्टर प्राइस राइज। तो उससे पहले अगर 250 थी तो तब जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या था, और उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज़ हो गई है मतलब कि 250 पे गई है तो उस टाइम जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या था। ये आपने पार्ट बी में करना है। उसके बाद पार्ट सी में आपने क्या करना है कि आल्सो एक्सप्लेन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑन द टोटल रेवेन्यू बाय कीपिंग इन द व्यू द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट बी। उसके बाद जब पार्ट बी आपके पास निकल आएगा, क्योंकि पार्ट बी में आपने क्या काम किया है कि वहाँ पे आपने टोटल रेवेन्यू उस टाइम का काउंट किया जब प्राइस 200 थी, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस गई है 250 पे, उस टाइम भी आपने जो उसका टोटल रेवेन्यू था उसको आपने कैलकुलेट किया है। अब अगले में आपने क्या कहना है सी पार्ट में, कि इसमें आपने बताना है कि क्या अफेक्ट हुआ प्राइस इंक्रीज़ करने का टोटल रेवेन्यू के ऊपर। मतलब कि टोटल जब 200 थी तो उस टाइम टोटल रेवेन्यू कितना था, 250 हुई है तो कितना हुआ है, तो इसका जो 250 होने का जो अफेक्ट हुआ है टोटल रेवेन्यू के ऊपर वो कितना हुआ है वो आपने बताना है। सिंपल, ये बहुत आसान बात है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी आपको दी हुई है। 4 नंबर पार्ट ए के हैं, 4 नंबर पार्ट बी के हैं, और जो 2 नंबर है वो पार्ट सी के हैं, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक अफेक्ट बताना है कि जो अफेक्ट हुआ है प्राइस इंक्रीज़ करने का टोटल रेवेन्यू के ऊपर। तो अब जी चलते हैं हमारा जो सोल्यूशन है उसकी तरफ और आगे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है और क्वेश्चन मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गई होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है क्या। तो उसके बाद देखिए व्हेन द प्राइस इज़ 250, तो जब प्राइस 250 है उस टाइम हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, कि जो परसेंटेज मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है उसकी जो परसेंटेज होती है उसको डिवाइड किया जाता है चेंज इन प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस की जो मतलब कि उसके अंदर जो उसकी परसेंटेज होती है उसके ऊपर डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपको डिमांडेड फंक्शन दिए गए वो क्या है, 6000 माइनस 2p। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है इनिशियल क्वांटिटी डिमांड,
ठीक है, कि जब जो प्राइस थी वो 200 है। तो अब यहाँ पे QD1 इज इक्वल टू 6000 माइनस 20 और 200, ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है ये वाली, और ये 200 हमारे पास जो करंट प्राइस है वो है। तो इसको हम जैसे यहाँ पे करते हैं, हमारे पास QD1 6000 माइनस 400, क्योंकि यहाँ पे 200 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा। 6000 में से हम 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 200 कप्स आएंगे, जिससे क्या मुराद है कि जब जो प्राइस थी वो 200 थी, ठीक है, जब प्राइस 200 थी तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी थी, 200 कप्स, ठीक है, पर मंथ की बात हो रही है। तो पर मंथ उनके पास जब 200 प्राइस थी तो जो डिमांड थी वो 200 कप्स की थी। अब उसके बाद हमने अगेन फाइंड करना है कि जब उनकी प्राइस होगी है 250, जो कि पहले थी 200, तो उसी तरह उसी फार्मूले को यहाँ पे सिर्फ हमने क्वांटिटी डिमांड 2 का इसको नाम दे दिया QD2 का। तो 6000 उसी तरह यहाँ पे -20 जो कि हमारे बेसिक क्वेश्चन में था। उसके बाद 250, यहाँ पे 250 को हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5000 आएगा, और 6000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 कप्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब प्राइस 250 थी तो जो क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी थी, 200 कप्स की पर मंथ, और उसके बाद जब प्राइस गई है 250 पे तो उसके बाद जो क्वांटिटी डिमांड थी वो डिक्रीज़ होकर 1000 कप्स पे आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब हमने आगे वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जो कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज लेकर आई है। तो इसका फार्मूला सिंपली क्या होता है, QD2 क्वांटिटी डिमांड 2 माइनस क्वांटिटी डिमांड 1। तो क्वांटिटी डिमांड 2 हमारे पास क्या है, 1000 कप्स, और उसके बाद क्वांटिटी डिमांड 1 हमारे पास क्या थी, 2000, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी डिमांड 1 पे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। 1000 क्वांटिटी डिमांड 2 थी और -200 हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 1 है, ठीक है। सिंपली हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पे QD1 हमारे पास क्या था, 200 कप्स, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे सिर्फ मतलब कि इनकी जो फार्मूला है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसके अंदर हमने यही फार्मूला पुट करना है। तो जैसे हमने इसके अंदर यहाँ पे फार्मूला ऐड किया है, हमारे पास यहाँ पे देखें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, -50%, जो कि हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। -50% का यहाँ पे क्या मतलब है, सिंपल बहुत डायरेक्ट बात है और आसान बात है कि पहले 2000 था, और जब उनकी प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ किया 250 पे लेके गए तो उसके बाद जो क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आई है वो 50% आई है। तो माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि वो कम हो गया। उसके बाद नाउ लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेंज जो प्राइस के अंदर चेंज हुई है उसकी जो परसेंटेज है उसको फाइंड करना है, वो क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। 250 पहले थी, उसमें से 200 को माइनस करेंगे जो कि पहली प्राइस थी, ये न्यू थी, ठीक है। उसके बाद ये ओल्ड प्राइस थी और इसको हम फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट किए इस फार्मूला के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 25%। तो चेंज इन प्राइस क्या है, 25%, और चेंज इन डिमांड क्या था, वो -50%। अब हम इन दोनों को, हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हम दोबारा जो मेन हमारा फार्मूला था इलास्टिसिटी का, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे, और जैसे हमने इसके अंदर वैल्यू को पुट किया हमारे पास यहाँ पे -2% जो कि इलास्टिसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। उसके बाद अब हमारे पास जो मतलब कि जब प्राइस गई है RS 250 पे जो कि पहले 200 थी, तो उसके बाद जो डिमांड ऑफ प्राइस है वो -2% हो गई है, या -2 आप कह सकते हैं हो गई है। अब आगे हमने क्या करना है, टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस वी नीड टू मल्टीप्लाई द प्राइस बाय क्वांटिटी डिमांड। अब हमने आगे क्या करना है, टोटल रेवेन्यू काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि पहले था और उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हुई है उसके बाद था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्राइस P1 थी, ठीक है, जो कि इनिशियल प्राइस थी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी डिमांड के साथ, जो कि उस टाइम क्वांटिटी डिमांड थी। तो इनिशियल प्राइस 200 थी, और जो उस टाइम क्वांटिटी डिमांड थी, ठीक है, जब प्राइस 200 थी तो उस टाइम क्वांटिटी डिमांड 2000 कप्स थे। तो उसको हमने यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुके हैं, जो कि TR1 है, मतलब कि टोटल रेवेन्यू 1 है। कि जब हमारे पास प्राइस क्या थी 200 जो कि ओल्ड प्राइस थी, उस टाइम हमारे पास क्वांटिटी डिमांड 2000 थी, तो उसकी बेस पे हमने जो टोटल रेवेन्यू है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसके बाद हमने जो टोटल रेवेन्यू है उसको इसी फार्मूले के तहत हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू 2 है। कि जब प्राइस इंक्रीज़ हो गई है फिर यहाँ पे हमारे पास जो
क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी थी, हमने ऑलरेडी QD2 को ऊपर फाइंड कर लिया है। तो QD2 हमारे पास क्या था, 1000 कप्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2,50,000 रुपये यहाँ पे TR2 आ रहा है जो कि टोटल रेवेन्यू है। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू 1 भी आ चुका है जो कि 4 लाख रुपये। उसके बाद टोटल रेवेन्यू 2 भी आ चुका है जो कि 2,50,000 रुपये। अब हमने आगे इसका अफेक्ट मतलब कि फाइंड करना है कि जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है इसका अफेक्ट क्या हुआ टोटल रेवेन्यू के ऊपर। इनको कंपेयर करते हो TR1 को और TR2 को। तो इसका हमने सिंपली देख लिया हमने कि हमारे पास जब जो TR1 था, जब प्राइस 2 था, 200 रुपये का फ़ी कप था, तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू बन रहा था कितना था, 4 लाख रुपए। और उसके बाद जब हमने प्राइस को इंक्रीज़ किया है उस ओनर ने, तो ये 2,50,000 पे आ गया। तो जिसके अंदर क्या हुआ है, इसका इफेक्ट नेगेटिव हुआ है और जो इनका मतलब कि टोटल रेवेन्यू था वो डिक्रीज़ हो गया। तो इसी की बेस पे हमने यहाँ पे कह दिया कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ पार्ट बी हमने ये कंक्लूड किया है कि जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसने नेगेटिव इफेक्ट डाला है टोटल रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, तो जो चेंज ऑफ प्राइस है इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है जो कि क्वांटिटी डिमांड थी। तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज़ हो गई है, टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। तो ये बिल्कुल आसान सी असाइनमेंट थी आप लोगों की और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। ख़ुद भी आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूलाज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।